मोदी विरोध के लिए हम साथ साथ हैं कहकर बनाए गए इंडिया अलायंस में अब हर कोई कह रहा है कि भाई हम आपके हैं कौन। इंडिया अलायंस में पड़ी दरार और गहरी होती जा रही है और इसकी जद में अब सिर्फ बिहार नहीं, एक एक करके कई सहयोगी और कई राज्य आ रहे हैं। बिहार में अब तक बिना किसी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के महागठबंधन मैदान में उतर गया है। हालांकि कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात सामने आई है, होगी तो देखेंगे। फिलहाल 11 सीट पर एक दूसरे के सामने ही महागठबंधन के उम्मीदवार खड़े हैं। आज पटना पहुंचे अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की बंद कमरे में बैठक के बाद भी बयान फ्रेंडली फाइट वाला ही आया। उधर जेएमएम बिहार चुनाव में अपनी बेइज्जती का बदला लेने पर मंथन कर रहा है। झारखंड में गठबंधन रहे या ना रहे उस पर विचार हो रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट से नाराज है और बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुका है। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा के चुनाव में ओमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को सेफ सीट देने से साफ इनकार कर दिया है और अब कांग्रेस ने चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया है। उधर साउथ में भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और सीपीआई ने स्टालिन से पिछली बार से ज्यादा सीटों की मांग अभी से शुरू कर दी है। कुल मिलाकर ऐसा दिख रहा है कि जैसे हर तरफ कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है। जो मुद्दा राहुल ने बहुत जोर शोर से उठाया उसका जमीन पर कोई नाम लेवा भी नहीं है, लेकिन राहुल के चेहरे पर बहुत फायदा होगा ऐसा दावा किया जा रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। एक तरफ ये सब, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बिग एंट्री की तैयारी बेगूसराय में हो रही है। ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है कि ब्रांड मोदी के सामने राहुल को लेकर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है। यही है आज सवाल पब्लिक का। करीब 20 साल से सत्ता में मौजूद नीतीश बीजेपी को बेदखल करने के लिए जो एकजुटता महागठबंधन में होनी चाहिए थी वो फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। उसकी गवाही ये तस्वीर है जिसमें गांधी परिवार के बेहद करीबी अशोक गहलोत ने पटना में पैराशूट एंट्री मारी और अपने पूरे राजनीतिक अनुभव को तेजस्वी यादव के सामने टेबल पर रख दिया। लेकिन जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर इस बात की मायूसी जरूर दिखी कि वो जिस काम के लिए गांधी परिवार के हनुमान बनकर आए थे वो 100% तो नहीं हुआ। नहीं तो शायद गहलोत और तेजस्वी की मीटिंग के बाद फ्रेंडली फाइट जैसे शब्द नहीं बोले जाते। राजनीति में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर होता है और एक एक शब्द के मायने होते हैं। सत्ता के समीकरण बनाते और बिगाड़ देते हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे एपिसोड को ही कवर अप देने के लिए आज तेजस्वी यादव ने महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जीविका दीदी को सरकारी नौकरी में बदल देने का वादा किया। लेकिन यहां भी कंफ्यूजन देखिए। अरे भैया, जब आप हर परिवार से एक सरकारी नौकरी आपने देना तय कर ही लिया है तो फिर ये जीविका दीदी के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पेच फंसा हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह राहुल गांधी और उनकी अचानक बदली पॉलिसी बताई जा रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। राहुल गांधी बिहार में कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि उनके लिए मोदी हटाओ फर्स्ट है या कांग्रेस का रिवाइवल प्लान फर्स्ट है। इसे लेकर भारी कंफ्यूजन है। आरजेडी की टॉप लीडरशिप चुनाव से पहले सख्ते में इसीलिए है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने बिहार में अपना रिवाइवल प्लान एक्टिव कर दिया है और 70 सीटों पर अड़ गई है और ये सब
11वें घंटे में किया गया है, 11th आवर में। मुझे ऐसी खबर आ रही है, मतलब भोज के समय जलेबी या यूं कहिए इमरती छानने बैठ गए हैं। अब सीएम फेस पर भी कांग्रेस जलेबी की तरह ही बातें कर रही है, आप खुद सुन लीजिए। हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, तो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं और किसी में भी नहीं। 243 सीटों में 5-7 सीटों में कोई ज्यादा इसको आपको लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव ने आरजेडी के खिलाफ सीधा हमला बोला है। पप्पू यादव के ये आगे बढ़ बढ़कर तेजस्वी लालू पर सो कॉल्ड अटैक, नीतीश को निमंत्रण के पीछे कौन है, इस पर सस्पेंस है। लेकिन बीजेपी को चुनावी टाइम में पूरा मौका मिला हुआ है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की और महागठबंधन पर कई सवाल उठाए। बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है, और वो घमासान इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो न अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और न अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए, न साझा घोषणा पत्र बना पाए, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। महागठबंधन में जारी सियासी बवाल की वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के पहले ही एनडीए को इससे बड़ा फायदा मिल रहा है। इस उठापटक के बीच टिकट रद्द वाले विकेट गिर रहे हैं। आरजेडी की मोहिनिया से उम्मीदवार श्वेता सुमन का टिकट रद्द हो गया है। इससे पहले वीआईपी और एलजेपी के एक उम्मीदवार के टिकट भी रद्द हो चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर रैली का एक वीडियो शेयर करके उन पर तंज कसा है। दरअसल नीतीश कुमार ने जनसभा के दौरान एक माला ली और महिला कैंडिडेट को पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। संजय झा ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद नीतीश ने हाथ पीछे किया, फिर आगे बढ़ाते हुए कैंडिडेट रमा निषाद को गले में माला पहना ही दी। विपक्ष सवाल उठा रहा है, पर एनडीए के घटक दल यही कह रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। सुनिए ये बयान। सीखना चाहिए इन्हें मुख्यमंत्री से। प्रचार में है, छोड़िए प्रभु ऐसी कमरे गम हो, निकलिए पसीना बहाइए, दौड़िए। क्या कर रहे हैं ये सारे महागठबंधन वाले? कोई अपने कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज दिवाली भी खत्म हो गई भैया, दूसरे चरण का क्या, 2 ही चरण थे, सारे नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, प्रचार शुरू हो गए हुए को 2 दिन हो गए। क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ कमरे में बैठे हुए एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। और वहीं जिस मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के ऊपर ये लोग बार बार प्रहार कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बिना धूप गर्मी धूल मिट्टी की परवाह किए हुए प्रचार में लगे हुए हैं। कलह एनडीए में भी सीएम फेस को लेकर है, लेकिन अमित शाह क्लियर कर चुके हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। उधर मोदी विरोधी महाराष्ट्र में खुलेआम कह रहे हैं कि वो अलग अलग लड़ेंगे। मुंबई में बीएमसी चुनाव होना है, कांग्रेस वहां शिवसेना उद्धव से किनारा करती दिख रही है और राज ठाकरे को लेकर पूछ रही है वो हैं कौन। सुनिए बिहार जैसा हाल महाराष्ट्र में भी कैसे हो रहा है। कांग्रेस अपने बलबूते महानगरपालिका लड़ना चाहती है, न कि सिर्फ महानगरपालिका, जितनी भी लोकल बॉडीज है उसमें हम लोकल जो हमारे वहां के कार्यकर्ता है
उनका विचार है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो प्रस्ताव जो बोला है वो कार्यकर्ताओं को क्या लग रहा है वो उन्होंने कहा है, और वो कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो पक्ष के नेतृत्व होते मेरे से भी बड़े, उनके पास हम कार्यकर्ताओं के मन में क्या है वो रखेंगे। अरे भैया गठबंधन है नहीं है, सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक का सवाल नंबर 1, गांधी परिवार और लालू परिवार में अब तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाने की वजह है क्या? सवाल नंबर 2, महाराष्ट्र से बिहार तक मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन अपने कुंबे को एकजुट क्यों नहीं रख पा रहा? सवाल नंबर 3, नीतीश के सीएम फेज को लेकर एनडीए के घटक दलों में क्या सच में कोई सस्पेंस है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एके वाजपेयी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के, सैयद लारेब अकरम साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, साजिद सुपारीवाला नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के सपोर्टर तहसीन पूनावाला जी को जाता है। और तहसीन पूनावाला जी, मामला है क्या? गहलोत जी गए फिर भी मामला सुलटा नहीं। अब 11th आवर में इमरतियां तो मत बनाइए ना, बता दीजिए कि आपका गठबंधन है या नहीं है। अगर गठबंधन है तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं? सीएम फेस कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो पर भी अग्रीमेंट नहीं है, कोई साझा मैनिफेस्टो भी होगा कि नहीं, इस पर भी सस्पेंस कायम है। और ऊपर से बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कश्मीर, कश्मीर से तमिलनाडु, हर तरफ बिखराव ही बिखराव हो रहा है। यानी कि इतनी इमरती कौन खाता है भाई? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सभी पैनलिस्ट को, आपको सभी आपके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं बिलीटेड, और सभी दर्शकों को 2 या 3 चीज। नाविका जी, कल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी जो थोड़ी सी सीट शेयरिंग की बातें रहेगी, वो कल समाप्त हो जाएगी। 99% हमारी सारी सीटें रेडी है, और कुछ सीटों पर हमने पर्पसफुली फ्रेंडली फाइट रखा है, क्योंकि वो सीट पर फ्रेंडली फाइट करते ही हमारा समीकरण बन सकता है। हम इसमें बहुत क्लियर है, हमारी स्ट्रैटेजी हमें टीवी पे नहीं बताना है। दूसरा आपका सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव जी। हमारा ये कहना है कि जो जीतेंगे विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री कौन है। अगर आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक है वो आदरणीय तेजस्वी यादव को चुनेंगे, अगर कांग्रेस का है वो अपने विधायक चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरी बात क्या डिफरेंस है, सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस में दोनों दल चाहते कि मैक्सिमम सीट पे लड़े। इसलिए चाहते क्योंकि इस बार बिहार में नीतीश जी वापस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार आ रही, इसलिए चाहते मैक्सिमम सीट पे लड़े। ये तो एनडीए की तरह थोड़ी है कि कोई लड़ना नहीं चाहता, डर रहे हैं, उनको डर लग रही है। और वैसे दिल्ली में अजीत पवार जी लड़े थे, तब ये सवाल नहीं पूछा गया था कि एनडीए टूट गया। लेकिन एक सिंपल सवाल, बिहार की जनता जानती है कि इस वक्त महागठबंधन इंडिया अलायंस का एक लहर है, और वो ही इलेक्शन जीतना चाहते हैं। दोनों आरजेडी और कांग्रेस मैक्सिमम सीट लड़ना चाहते हैं। वो लहर तो पूरी नजर आ रही है तहसीन भाई, पूरी लहर नजर आ रही है। पप्पू यादव रोज ट्रेलर दिखाते हैं उस लहर का, उस लहर का रोज पप्पू यादव ट्रेलर दिखाते हैं। लेकिन सुधांशु जी वहां तो सब ठीक ठाक है, ये बीजेपी को क्यों इनके गठबंधन में घमासान नजर आ रहा है? देखिए, पहले राउंड की सीटें अनाउंस हो गई, गठबंधन की शेयरिंग नहीं हो पाई, गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, पार्टी अपने प्रत्याशियों को तय नहीं कर पाई। और मैं तहसीन भाई से पूछना चाहूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो इंडी गठबंधन का पार्ट था। उसने तो न सिर्फ ये कहा कि हम अपने 6 प्रत्याशी उतारेंगे, बल्कि जेएमएम के मंत्री ने गठबंधन के लिए धूर्तता शब्द का प्रयोग किया। भाई साहब, उसके बाद ही सब कुछ ठीक है। सासाराम में इनके महागठबंधन के प्रत्याशी को डकैती के मुकदमे में झारखंड
पुलिस पकड़ने आई, यानी इंडी गठबंधन की सरकार। अब बताइए, आरोप लगाते थे आप हम लोग के ऊपर ये हो रहा है, तो उसके बाद भी सब कुछ ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये वो दल हैं नाविका जी जो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं बना पाए टिकट जारी होने तक। वो कहते वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी। इससे साफ हो जाता है कि जो हिंदी में कहावत होती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और वास्तविकता में क्या है, ये अंतर विरोधों और गिद्ध दृष्टि से भरा हुआ एक गठबंधन है। आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों, गिद्ध दृष्टि शब्द क्यों कहा? अंतर विरोध तो घनघोर है। मोदी विरोध का केवल एक छलावरण है, यानी एक कैमोफ्लाज है। गिद्ध दृष्टि एक वोट बैंक पे है, जो सबको कॉमन वोट बैंक है, जो सबकी नजर एक पे, बस इसलिए वो एक साथ हैं। वो बीएमसी का भी झगड़ा इसी बात का है कि वो एक वाले वोट बैंक में कौन ज्यादा बड़ा हिस्सा ले जाएगा, या जिसके पास आज ज्यादा हिस्सा है उसको डर है कि दूसरा ना ले जाए। जैसे तहसीन जी ने कहा अभी कि जिसके पास ज्यादा सीटें आ जाएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा इनके अनुसार, आरजेडी और कांग्रेस में। तो आप सोचिए, आरजेडी को लगेगा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए, मतलब कांग्रेस की सीटें ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर खेल पलट जाएगा। इसलिए जो कुछ बिहार में चल रहा है उसके लिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, और कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। जितने नई परिस्थितियां आती हैं वो इनको आईना दिखाती चली जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अकरम साहब, मैं तो ये कंफ्यूजन के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूछना चाहती हूं। जब आप पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो फिर ये जीविका दीदी भी तो उसी में आ गया ना। सबको मिलेगी, मतलब सबको मिलेगी, चाहे उसमें 11 लाख करोड़ रुपए लग जाए, नोट छापने की मशीन लगानी पड़ जाए, आपने तो सबको प्रॉमिस कर दिया है। तो फिर ये जीविका दीदी के लिए आज एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कांग्रेस से कोई नजर ही नहीं आता। भाई साझा अगर घोषणा है तो साझा नजर क्यों नहीं आते लोग? जो आप सवाल कर रहे हैं वो सवाल, जैसे आपने नौकरी के बारे में कहा, मैं तो बस ये कह सकता हूं कि कहां से 15-15 लाख रुपए देने के वादे थे और कहां चले आए हमारे वादे को चेक करने, देखने, टटोलने। 2 करोड़ की नौकरी का वादा कहां चला गया, हमारी नौकरी के वादों पर आगे चर्चा करने। तो जाहिर सी बात है, जीत तो हमें दिख रही है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, महागठबंधन में फूट है और तमाम तरह की बातें हैं, आप भी और भाजपा के जो प्रवक्ता है सुधांशु जी और बाकी लोग भी कह रहे थे। मैं ये कह रहा, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना इंटरेस्ट क्यों है। अगर हम में सब फूट है, हम बिखर गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, तो फिर थोड़ा सा मिठाई आप लोग बांट लें, खुश हो जाइए। दुख तो आपको ज्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हमारी चाल समझ नहीं आ रही है। बिहार 20 सालों से ठगा जा रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में जो दुर्गति की है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को चरमराने का काम किया, जो महिलाओं की दुर्गति हुई है, जो शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स हो गया बिहार में, पुल धसक रहे, सड़कें धसी जा रही हैं, गोलीबारी हो रही है सड़क पर। सवाल वहां है। ये सवाल नहीं है कि हमारे नेता पैराशूट से आए। तो आपके नेता रेंगते हुए आते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग तैर के आ रहे हैं क्या? नहीं ना। तो सब पैराशूट से आ रहे हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि तैर के चले आए। सवाल यह है कि बिहार की स्थिति कैसे बदलेगी। आप कहते हैं चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास बहुत चेहरे हैं। और माननीय तेजस्वी यादव जी पार्टी के घटक दलों के, अलायंस के और बिहार की आवाम के एक चेहरा है। उम्मीदों के साथ लोग उनको देख रहा है। यानी कि ये आपकी चाल है जिसमें सब कुछ बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। वैसे आप बहुत मजबूत खेल रहे हैं। अब सुधांशु जी, ये इनकी चाल है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। आपको ठगने के लिए ये लोग स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए हैं कि दिखे लड़ते हुए, पर लड़ नहीं रहे हैं, एक साथ है। ये फ्रेंडली फाइट है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी लड़ाई तो आप बता दीजिए।
सुधांशु जी, आकर ये तो नहीं बोल रहा है ना बाहर से कि मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव हम के बाद नीतीश कुमार ने जो इन्होंने कहा कि ये उनकी चाल है नाविका जी, तो मुझे लगता है बिहार का प्रबुद्ध मतदाता इनकी बात सुनकर मनी मन मुस्कुराते हुए उसे पुराने गीत की पंक्ति याद आ रही होगी कि तौबा ये मतवाली चाल। क्या मतवाली चाल है साहब? आप चाल समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी चाल क्या है वो हम बता रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि लोग आपकी चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। नौकरी को लेकर जो तेजस्वी जी ने चाल चली है उसके पीछे छुपे मंतव्य को समझिए। जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, चाल ये थी कि उसमें एक शब्द छुपा ले गए थे। उसका मीनिंग था 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, और अगर 10-20 लाख नहीं होगा तो क्या करेंगे? जमीन लिखवा लेंगे, जो कर लिया। अब जो कहा है ना हर घर में नौकरी देंगे, नहीं नहीं नहीं, आप समझिए जमीनें तो पहले ले ली नौकरी के बदले में। अब अगर जमीन नहीं बची किसी के पास तो जिस घर में सरकारी नौकरी देंगे उसका घर लिखवा लेंगे, यानी घर के बदले में देंगे। वो बदले शब्द छुप गया है। ये आपकी चाल है, सभी को पता है। और जहां तक ये वाली बात है तो मैं फिर दर्शकों से कहना चाहता हूं, इस ढंग की बातें करना बिहार की जनता का क्रूर मजाक उड़ाना है कि 13.5 करोड़ की पॉपुलेशन और एक परिवार में भारत में 4.2 लोग होते हैं, 4.2 से डिवाइड करिए, 3 करोड़ कुछ लाख आएगा। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी ऑलरेडी है, तो 2 करोड़ 95 लाख, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास आएगा। और अगर आप कहें सबको सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार से सैलरी शुरू होकर 2 लाख 2.25 लाख तक जाती है, तो औसत 70-75 हजार आएगा। 70-75 हजार रुपए महीने का मतलब 10 लाख रुपए साल। जरा 10 लाख को 2 करोड़ 90 लाख से गुणा करिए तो 29 लाख करोड़ रुपए। सुनिए, 29 लाख करोड़ रुपए देंगे और बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़। भाई साहब, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बताएगा कि क्या होता है। अब ये तेजस्वी जी क्या पी के आए हैं, भांग पी के आए हैं या कुछ भी करके आए हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बिहार राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक प्रदेश है, बिहार राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रबुद्ध प्रदेश है, और बिहार भारत में लोकतंत्र का गौरव और भगवान बुद्ध का प्रदेश है। बुद्ध के प्रदेश को बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। बिहार की जनता सब समझती है। हम मान सकते हैं आपके गठबंधन में जो आपकी आपसी लड़ाई है, उस खींच बौखलाहट खिसियाहट में आप कुछ भी बोले, पर आप इस ढंग की बात बोलेंगे तो मैं लाइटर नोट पे एक और बात कह दूं। नाविका जी, मुझे एक फिल्म याद आती है, हम लोगों के शायद पैदा होने से पहले की होगी, रेखा जी की पहली फिल्म थी। रेखा जो फिल्म हमने उतरी है, शायद उसका नाम खूबसूरत था, जिसमें एक गाना था कि वो बच्चों से कहती, बच्चों तुम मेरे साथ आ जाओ, आइसक्रीम के पहाड़ होंगे, पेड़ों पे टॉफियां लटक रही होंगी, और ये चॉकलेटों की पहाड़ियां छोटी छोटी बनी हुई होंगी, दुनिया कितनी सुंदर होगी। मुझे लगता है इसी प्रकार के खप्तुल हवास जो ड्रीम्स हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये इनकी अशिक्षा का प्रतीक नहीं है, ये बिहार की जनता का मजाक उड़ाने का प्रतीक है, और ये इस बात का भी प्रतीक है कि इन्होंने अपनी हार मान ली है। अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये आप इंडिया अलायंस के एक मजबूत अंग हैं, ये जो आपके आसपास हो रहा है ये आपको दिख ही रहा होगा, और इसीलिए ये सवाल भी पूछ रही हूं क्योंकि बिहार है, कल को 1 साल के बाद यूपी भी होगा। अब अगर बिहार में कांग्रेस का ये रुख रहा तो कल यूपी में क्या होगा, ये ख्याल तो मन में आते होंगे कभी ना कभी। अब बिहार है, महाराष्ट्र है, कश्मीर है, तमिलनाडु है, जहां देखिए वहां ही प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कांग्रेस की वजह से है या घटक दलों की वजह से है? देखिए नाविका जी, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, सुधांशु जी कह रहे थे कि जनता से क्रूर मजाक है। जनता से क्रूर मजाक तो तब हुआ कि जब अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल पे कहा कि बिहार में जमीन ही नहीं है यहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए। और एक बात आप जान लो, क्रूर मजाक वो भी है कि बिहार की जनता आज पूरे दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए एक सामान बन गई है। लोगों के यहां मजदूरी करने जाते, पलायन करने के लिए मजबूर है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी उनके लिए कोई रोजी रोजगार और कोई इंडस्ट्री का कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन 20 साल के इस शासन सत्ता में
आज अगर बात हो रही तो साहब कह रहे गठबंधन, आपस में गठबंधन में रार है, गठबंधन में तनाव है। कहां तनाव नहीं है? क्या एनडीए में तनाव नहीं है? एनडीए में मैं जानना चाह रहा हूं तनाव नहीं है क्या? वहां पे सहयोगी दल आपस में नहीं लड़ रहे हैं क्या? बाजपट्टी है, वहां जेडीयू एलजेपी के जो सहयोगी दल ये दोनों है, आपस में इनके दोनों कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं क्या गोविंदगंज में सीट पे एलजेपी और जेडीयू के दोनों कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं? कहिए तो नाम भी बता दूं। फतोहा में क्या नहीं लड़ रहे एलजेपी और जेडीयू के दोनों कैंडिडेट? क्या आप देखें ये आपका ब्रह्मपुर में क्या दो कैंडिडेट आपस में नहीं लड़ रहे, जेडीयू और उसके साथ एलजेपी के? देखिए सवाल इस बात का है, ये दूर से इस तरह से डफली पीटने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ये वाकई में इतने मजबूत होते तो आप देखिए कि जो महागठबंधन के जो लोग हैं वो जब नामांकन करके निकलते हैं तो आप इस बात को समझिए कि नामांकन करते ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आखिर ये डर नहीं है और क्या है? कि घबराहट नहीं है और क्या है? क्योंकि बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि बिहार की में 20 साल से सत्ता रहने के बाद आज बिहार की जनता बहुत त्रस्त है, परेशान है। आप देखिए जितेंद्र पासवान जी को नामांकन करने के बाद फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखिए सत्यदेव राम को नामांकन किया, बाहर निकले, गिरफ्तार कर लिया गया। 10 साल 20 साल पहले का केस है, नामांकन के बाद गिरफ्तार। कलामुद्दीन को तो इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। मैं जानना चाहता हूं ये बड़े बड़े वायदे से कुछ नहीं होगा। ऐसे मोदी जी ने वायदा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, और क्या हुआ कि आज पूरे देश में हाहाकार है, लोग परेशान हैं। बस खाली हिंदू और मुसलमान और तमाम तरीके की बातें। एक बात आप समझिए कि महागठबंधन में कोई दरार नहीं है, कोई रार नहीं है, कोई रार नहीं, कोई दरार नहीं। सारी चीजें आप अखबारें पढ़ रहे हैं, आप साउंड बाइट सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अजीज खान साहब, अब कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो तो फिर आपको लगेगा कोई रार नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, रार है ही नहीं गठबंधन में, पता नहीं आपको कहां से दिख जाता है। हाँ बिल्कुल, पहले एक पंक्ति कह देता हूं फिर इनकी बात का जवाब देता हूं। बिल्कुल सही है अजीज खान साहब ने कहा, इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार। और अभी देखिए इन्होंने खुद बोला कि अपने ही कैंडिडेट्स की हिस्ट्री शीट बता दी, कोई 10 साल पुराना केस, कोई 15 साल 20 साल पुराना केस। और मैंने तो बोला सासाराम में 20 साल पुराने डकैती केस में झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। भाई आपकी सरकार है, खुद ही बता दिया कि हमारे कितने हिस्ट्री शीटर लोग हैं। तो दरार पे एक पंक्ति कहना चाहता हूं, इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दरार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। और यहां तो पार्टी के मुख्य नेता दोनों पार्टियों के जमानतों पे हैं। राहुल गांधी जी भी और तेजस्वी यादव जी पे भी केस है, और लालू प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ने से महरूम हैं। और उसके बावजूद इन्हें लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक है। वास्तविकता में जो अजीज खान साहब आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने दिल में झांकिए। अखिलेश यादव जी ने इसी गठबंधन में रहते हुए अभी पौने 2 साल पहले 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान बोला था कांग्रेस के लिए कि बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस, बोला था कि नहीं? और कांग्रेस ने क्या बोला था अखिलेश जी के लिए? कमलनाथ जी का वीडियो याद करिए, अखिलेश वखिलेश को छोड़ो, छुट भैया पार्टी है, इनको क्या देना है। तो साहब जब साथ में रहते हुए क्या उद्गार हैं एक दूसरे के प्रति। अभी मैंने बोला झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री ने कहा कि गठबंधन ने हमारे साथ धूर्तता की है, क्या उद्गार हैं, फिर भी कोई दरार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा बुद्ध के प्रदेश के जनता को बुद्धू समझने की गलती मत करिए, वो सारी बात समझती है। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, पुनः चुनावी प्रक्रिया पे जो लोग सवाल उठा रहे थे, जब से बिहार में मतपेटियां लूटी जानी बंद हो गई, इनका शासन आना बंद हो गया। जब से बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, इनका शासन बंद। जब से चुनाव के दौरान गोलियां चलना बंद हो गई, बम चलना बंद हो गए, बंद। इन्होंने कहा बिहार में उद्योग नहीं होता, तो था, कट्टे का उद्योग था, देसी बमों का उद्योग था, अपहरण और फिरौती का उद्योग चलता था। और इस ढंग की बातें खुद
उनके नेताओं ने बाद में अपने कही है कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में बैठ के फिरौती होती थी। मैं उदाहरण के देना चाहता हूं, लालू यादव जी की बेटी की शादी हुई थी और पटना में गाड़ियों के शोरूम लूट लिए गए। ये ऐसी यादें हैं जो बिहार में कई लोग याद करते हैं जो 50 से ज्यादा वर्ष के हों। लेकिन वाजपेयी जी दरार नहीं है, एनडीए को दरार नजर आ रही है और उधर सवाल महागठबंधन उठा रही है कि नीतीश जी रहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री, और उधर चिराग पासवान ने भी लालसा दिखा दी है कि मुख्यमंत्री बनने की लालसा उनमें भी है। तो एनडीए में सब ठीक ठाक है क्या कि सिर्फ महागठबंधन की ही दरारें नजर आ रही? देखिए, जहां तक महागठबंधन का सवाल है, एक बात बड़ी क्लियर है और ये अक्सर मैं टीवी चैनल पे इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस ने पक्का मन बना लिया है, पक्के तरीके से डिसाइड कर लिया है कि जो उसका वोट बैंक 89 में वीपी सिंह के जाने के बाद छिटक गया था और जो रीजनल पार्टियों के पास चला गया था, कांग्रेस उसको वापस लाना चाहती है। और बिहार में जो हो रहा है वो इसी का हो रहा है, लेकिन हमें उससे क्या सरोकार है? उस गठबंधन में गठबंधन है नहीं है, दरारें हैं, टूट रहा है, रैली करेंगे नहीं करेंगे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है बिहार की जनता से। मैं पूछना चाहता हूं ये अपने जो बैठे हुए हैं सपा वाले, क्या बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नजर आ रही है? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या हमने हाइड्रोजन बम फाड़ा है कि नहीं फाड़ा? महिलाओं को रोजगार देकर, महिलाओं को 10,000 रुपए देकर, और अभी 1 तारीख को फिर भी किस्त दी जाएगी। अगर महिलाओं को हम रोजगार देते हैं, महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हर घर को जल से जोड़ते हैं, हर गांव को सड़क से जोड़ते हैं, हर गांव में बिजली मुफ्त देते हैं, तो बिहार की जनता क्यों नहीं हमको लाएगी? इसमें क्या बार बार हमको कहने की बात है? दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड महागठबंधन है, क्या इनका विजन है? क्यों इनको 20 साल से बाहर रखा गया है? जंगल राज की बात आपने जो याद दिलाई ना, वो वाकई बिहार की जनता के घर घर में घुसा हुआ है वो दिन, और वो डर आज भी कायम है। अगर इन लोगों को सत्ता में मिलने का मौका मिल जाए जो बिहार की जनता नहीं देने जा रही है, तो फिर जंगल राज नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? अभी इनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए, इन्होंने किन किन लोगों को टिकट दिया है। फ्रेंडली फाइट क्या होती है हमें नहीं जाना उन चीजों में। हमारा सीधा मकसद है, बिहार को बदला है 2005 से आप कंपेयर कर लीजिए। 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने बाकायदा बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाया गया है और आगे का भी कमिटमेंट रोड मैप दे दिया गया है। वाजपेयी जी मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए अगर जीतेगी तो मुख्यमंत्री होगा कौन? पहले ये तो बता दीजिए। बाकी हाथ उठ रहे हैं, मैं जवाब लेती हूँ, पर मुख्यमंत्री कौन होगा? आ गए हैं सबके बयान आ चुके हैं कि विधायक दल के नेता बैठेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जा रहा है और उन्हीं का चयन होगा। ये बार बार सब लोग कह चुके हैं, इस बात का कोई इश्यू बनाने का वो है ही नहीं। तो अकरम जी जवाब दीजिए। वाजपेयी जी ने तो क्लियर कर दिया, आप बता दीजिए कि राहुल गांधी क्यों तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बताते, भावी मुख्यमंत्री? महागठबंधन एक साथ मुस्तैदी से इस मुट्ठी की तरह बंधा हुआ है और इसमें कोई लूप होल्स नहीं है, किसी तरह का कोई गलतफहमी नहीं है। जो रही बात सरकार बनाने की, तो सरकार हम ही बनाएंगे। बिहार की जनता तड़प रही है, त्रस्त है बिहार की जनता, करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं। एक ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा कराने की क्षमता इस सरकार के पास नहीं है, ये क्या बोलेंगे? और सुधांशु जी, अभी जो आप कह रहे थे, आपको याद हो, यही नीतीश कुमार जी इसी अंदाज में आए थे कि हमरा पटिया को खा लेगा माननीय लालू जी के पास में, हमरा पटिया बचा लीजिए। और आज कहां नीतीश जी पहुंच गए? 102 पर चुनाव लड़ रहा और 142 पर भारतीय जनता पार्टी, जो पहले पिछलग्गू बनकर आई थी बिहार के अंदर में। आप ये समझिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा का सपना लेकर के नीतीश कुमार जी बूढ़े हो गए, डिटोरिएटेड हो गए, लेकिन आज तक उनका एक सपना पूरा नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कब मिलेगा?
जब बिहारी नहीं रहेगा तब मिलेगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं नाविका जी, बिहार बिहारियों से चलेगा, बाहरियों से नहीं चलेगा। बिहार बिहारियों का है, बाहरियों का नहीं है। अगर बाहर से कोई आकर फरमान जारी करता है, बाहरी किसको कह रहे हैं? कि वो बाहर से कौन आ रहा है? बिहारियों को नहीं, बाहरी किसको कह रहे हैं? किसका अंदेशा है? राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं? नहीं, ये आप जानती हैं। आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप खुद जानिए, ये आपका हिस्सा है, मैंने आपको दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, बाहरी कौन है जिसकी बात अकरम साहब कर रहे हैं? और जनता के भी सवाल है। श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं, चुनाव जीतने के लिए बना गठबंधन हमेशा चुनाव के समय ही सबसे कमजोर और लड़ता भिड़ता क्यों नजर आता है? और श्याम सुंदर पटना से पूछ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी एनडीए ये क्यों क्लियर नहीं करती कि जीत के बाद नीतीश जी सीएम होंगे या नहीं? सुधांशु जी जवाब दीजिए। अभी आप ही के प्रोग्राम में चिराग पासवान जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी, जिनके बारे में ये लोग दुष्प्रचार करते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, वो तो पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ रैलियां कर रहे हैं और इनकी रैलियां तय ही नहीं हो पा रही। तो यही अपने आप में प्रमाण है। हकीकत में तो महागठबंधन की तबीयत नहीं ठीक है। और अभी जो हमारे मित्र बोल रहे थे, राजद के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मुट्ठी बांध के तैयार है। भाई साहब, मुट्ठी ऐसी बांधिए, कब मुक्का मार देंगे दूसरे वाले को पता भी नहीं लगेगा। आपने बोला कि नीतीश कुमार जी आपके पास आए थे कि पार्टी बचा लीजिए। अच्छा साहब, चलिए, मगर लालू यादव जी को तो पार्टी से भी मतलब नहीं ना, बिरादरी से मतलब है, बस मेरा परिवार बचा लीजिए। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव मेरे सुपुत्र, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी जी मेरी पत्नी, जनाब वो अब्दुल बारी सिद्दीकी का क्या हुआ जो उस परिषद में था? और चलिए, परिवार भी तो बचता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बिटवा और एक बिटिया तो चली गई, तो गरीब गुरबा का नेता अब ये ना तय कर पा रहा है कि इस बिटवा का नेता कि उस बिटवा का नेता, इस बिटिया के नेता कि उस बिटिया के नेता। और जहां तक मैं एक और बात, एक पंक्ति और कह दूं, जो कहते थे बिहार के लिए क्या हुआ, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जब आई तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय 6,900 रुपए थी, आज 67,000 रुपए। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का कवर 22% था, आज 100% है। बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए था, 3,17,000 करोड़ है। महिलाओं का शुरू से भागीदारी हायर एजुकेशन से लेकर सब में अलग। मगर मैं लास्ट में कहूंगा, अभी एक प्रश्न पूछा था आपके एक दर्शक ने कि फ्रेंडली फाइट क्या होती है। नाविका जी, इन लोगों की फ्रेंडली फाइट जानते हैं क्या है? ये लोग वैसे ही एक दूसरे से गले मिलते हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। दोनों गले मिल रहे थे, दोनों के मन में था कि कौन किसको निपटा के गद्दी पे बैठ जाए, और आखिर में जलालुद्दीन को निपटा के अलाउद्दीन गद्दी पे बैठ गया था, मतलब फिजिकली मार दिया था। यहां पॉलिटिकली मारने के लिए सही कहा। और यही हो रहा है अब महाराष्ट्र में। और साजिद सोपारीवाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसको निपटाना कौन चाहता है? कांग्रेस आपको निपटा रही है या आप कांग्रेस को निपटा रहे हैं महाराष्ट्र में बीएमसी से पहले? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं काफी देर से खामोशी से सब सुन रहा था। सबसे पहले दर्शकों को और आपके सभी पैनलिस्ट को और आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी। दूसरी बात यह है कि शिवसेना का हमेशा से होल्ड रहा है बीएमसी पर, और ये सभी जानते हैं कि शिवसेना हमेशा से मुंबई बीएमसी के ऊपर राज करते हुए आई है, दिलों पर राज करते हुए आई है, काम करते हुए आई है, और ये हमारा कार्य है। अब यहाँ पर गठबंधन हो ना हो, हमें तो लड़ना ही होता है और हम लड़ेंगे। इसका मतलब हमारे ये नहीं होता कि हमारे में कोई डिफरेंसेस है या हमारे में कोई फूट है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम स्ट्रैटेजीज के हिसाब से बीएमसी इलेक्शन जो है हम अकेले लड़ने के लिए सक्षम है। और आज मैं भी यही कहता हूं जो मेरे वरिष्ठ नेता कहते आए हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसमें कोई वो नहीं है, कोई मिक्सचर नहीं है किसी बात का। हम एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम इसीलिए सक्षम है लड़ने के लिए अकेले। वाह तहसीन पूनावाला जी, तो फिर आप कहां रह गए? ये तो सक्षम है अकेले ही लड़ने के लिए, आपका वजूद तो है नहीं। थैंक यू नाविका जी। सारी बुराई कांग्रेस की हो रही है, लेकिन एक ही बार बोलने को मिला, कोई बात नहीं, अब इसकी बात कर लेता हूँ। बीएमसी और पीएमसी में कांग्रेस को भी अच्छा होगा और शिवसेना के लिए भी अच्छा होगा अगर ये अलग अलग लड़े, क्योंकि ये उस हिसाब से बराबर होगा। दोनों
बोर्ड्स के लिए। साजिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई दरार होगी। जो कांग्रेस को एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी वो राज ठाकरे जी के साथ कोई भी अलायंस और उनके मनसे के साथ कोई भी अलायंस। अब वो शिवसेना करना चाहती है, वो उनका मुद्दा है, वो देख ले। कांग्रेस राज ठाकरे के साथ नहीं करेगी। जिस राज ठाकरे को बीजेपी आज तक, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, आज तक बीजेपी जिस राज ठाकरे को बड़ा करते आ रही है, उसको पालते आ रही है और उस राज ठाकरे को गुंडागर्दी करने की इजाजत दी है बीजेपी ने, उसके साथ कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। शिवसेना को अलग ही लड़ना चाहिए और कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए। अगर उसके बाद बीएमसी में एक होना है वो अलग चीज है, लेकिन साथ में नहीं लड़ना चाहिए। पॉलिटिकली ठीक बात है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय सुधांशु जी ने कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं एक चीज पे इंटरवीन, सिर्फ एक चीज पे इंटरवीन कर दूं। किसी नेता के लिए ये कहना कि कोई किसी को पाल रहा है सही शब्द नहीं है। कौन किसको पाल रहा है, पर हम अगर चले जाएं तो बिहार में कांग्रेस को कौन पाल रहा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कौन पाल रहा है, ये सब भी सामने आ जाएगा। तेजी मेरी बात को ध्यान से सुनिए जी। राज ठाकरे जी के लिए मेरे मन में इतनी बार रिस्पेक्ट नहीं है। जो आदमी और उसका संगठन गरीबों को पीटता है और मारता है, उन लोगों को मारता है जो डिफेंसलेस है, मैं उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। राज ठाकरे अपने बेटे को नहीं जीता सकता चुनाव और मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं राज ठाकरे के लिए मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो पॉलिटिकली गुंडागर्दी करते हैं और बीजेपी हमेशा उनको सिक्योरिटी देती है। लेकिन तहसीन पूनावाला, जो लोग कहते हैं कि बिहार गौमूत्र राज्य है, बिहारी टॉयलेट क्लीन करते हैं, उनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आप बुलाकर बिहार में कैंपेन कराते हैं। कमाल है, ये दोहरे मापदंड जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी लेकर आ सकती है। इसीलिए पब्लिक पूछ रही है। समीर कृष्णा गांधीनगर से पूछ रहे हैं, भाई अब तक यही डिसाइड नहीं हो पाया कि साथ में कब और कैसे चुनाव प्रचार करना है, तैयारी कैसे करनी है। आखिरी वक्त में क्या जादू की छड़ी से जीतेगी महागठबंधन, ये जनता पूछ रही है, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा। अब अजीज खान साहब, सवाल सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है कि आज तक राहुल गांधी नजर ही नहीं आए बिहार में। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं हो जाएगा? देखिए नाविका जी, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी सुधांशु जी बहुत इंटेलेक्चुअल स्पोक्स पर्सन है और बहुत काबिल इंसान है। अभी देखिए, आपने उनसे सवाल किया कि साहब बिहार में सीएम फेस कौन होगा, उन्होंने उस बात को नहीं बताया। बाकी इधर उधर की पता नहीं कौन कौन सी जलालुद्दीन और कमालुद्दीन पता नहीं क्या क्या बता डाला। बीजेपी कभी क्लियर बात नहीं करती क्योंकि उसके मन में छल कपट रहता है, हमेशा धोखे की बात करती है। और रही बात महागठबंधन की, महागठबंधन में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीजें स्पष्ट है। कल जो कुछ बचा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। क्योंकि आप इस बात को देखिए, तमाम तरीके की अफवाहें कि साहब ये तोड़ है, ये मरोड़ है, इनके आपस में तनाव है। कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस यूं ही ख्याल आता है आपको बार बार। सुधांशु त्रिवेदी जी, समय कम है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए अजीज खान साहब। बस जल्दी से जवाब दे। अजीज खान साहब ने कहा कौन जमालुद्दीन? अरे अजीज खान साहब, आपके हर दिल अजीज अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं। पद्मावत मूवी के समय आप लोग आके उनको रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे और आपने कहा कौन किसको निपटाता रहे। आपकी पार्टी ने उसका उदाहरण दिया है। मायावती जी की सीधी हत्या करवाने का प्रयास किया था 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जबकि वो आपके साथ गठबंधन में थी। और उन्होंने कोर्ट में दिया गया बयान है कि दलित विधायकों को जात सूचक शब्दों से पकड़ पकड़ कर, मार मार कर, पीट पीट कर अपहरण किया जा रहा था साहब। और वही लालू प्रसाद यादव जी के दौरे हुकूमत में, उसी से दुखी होकर रामविलास पासवान जी ने पार्टी छोड़ी थी, उसी से दुखी होकर नीतीश कुमार जी ने छोड़ी थी। इसलिए आपके यहां लड़ाई सिर्फ सीटों तक नहीं, चुनाव के बाद भी चलती है। याद करिए, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन समर्थन कर रही थी, 4 विधायक आपने उनके तोड़ लिए। ये अशोक गहलोत जी आए हैं, इनको बसपा समर्थन कर रही थी। राजस्थान में 6 विधायक 6 निकल गए थे। तो आपकी जो हड़प नीति है वो चुनाव के बाद भी चलती रहती है, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो चुनाव के साथ भी, चुनाव के बाद भी। आज इस For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.